हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आमिर और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एडजस्ट क्लासेस में। आज हमारा बिहेवियर ऑफ गैसेस चैप्टर का लेक्चर 3 है। मुझे उम्मीद है कि इससे पहले के जो 2 लेक्चर्स जो है उसको आपने देख लिया होगा, अच्छे से समझ लिया होगा। और अगर अभी तक नहीं देखा है तो उन 2 लेक्चर्स को आप पहले देख लीजिए इस लेक्चर को देखने से पहले, क्योंकि उन 2 लेक्चर्स में मैंने जो कंसेप्ट बताए हैं वही कंसेप्ट यहाँ पर आगे फॉरवर्ड प्रोसीड होंगे अभी, क्योंकि उन कंसेप्ट की मदद से ही जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है गैसेस के, इनको हम समझ सकते हैं। बिना उसके कंसेप्ट यानी कि फोर्स, प्रेशर, मास, डेंसिटी और वेट को समझे बिना हम ये चीज़ें नहीं समझ सकते। इसलिए बेहतर होगा कि आप उन्हें पहले देख लें फिर इस लेक्चर को देखें। या अगर आपका पहले से कंसेप्ट को क्लियर है तो अच्छी बात है, आगे हम लोग वीडियो में बढ़ते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस। गैसेस के बहुत से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो गैसेस को जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जनरल प्रॉपर्टीज़ इनकी हम वो देखेंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं गैस है क्या। गैस हमारा आपका एक मैटर का स्टेट्स है, स्टेट्स ऑफ मैटर। 3 स्टेट्स है मैटर के, स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर ना, कितने तरह के स्टेट्स होते हैं हमारे, तो 3 तरह के स्टेट्स है। सबसे पहला तो हमारा सॉलिड, सॉलिड के बाद है लिक्विड, लिक्विड के बाद हमारा आता है गैस। तो आखिर ये 3 स्टेट्स किस बेसिस पर डिसाइड किए जाते हैं? ये डिसाइड किए जाते हैं इस बेसिस पर, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स 2 मॉलिक्यूल्स के आपस के बीच में जो फोर्सेस होते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स मतलब इनके बीच के, इनके आपस के बीच के जो फोर्स है उस फोर्स को हम बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। इनके आपस के बीच मतलब ये दोनों एक दूसरे को कितने फोर्स से अट्रैक्ट करके अपने पास रखना चाहते हैं या साथ में रहना चाहते हैं, ये डिपेंड करता है कि इनके बीच का फोर्स कितना है। जितना ज़्यादा फोर्स होगा ये उतना ही आपस में करीब होंगे, है ना। मतलब जितनी अच्छी इनकी दोस्ती होगी वो साथ साथ रहेंगे, कि ख़राब दोस्ती दुश्मनी होगी तो दूर दूर रहेंगे। यहाँ फोर्स का मतलब वही है, तो जितने करीब है मतलब इंटरमोलिक्यूलर फोर्स उतना ज़्यादा है। इसको और हम करीब ला देंगे तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा है। तो ये इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ही इस बात को डिसाइड करता है, इसी बेसिस पर डिसाइड होता है कि मैटर का स्टेट्स क्या होगा। और ये इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, यहाँ देखिए ये स्पेस कम हुआ ना, ये पहले स्पेस ज़्यादा था तो यहाँ पे फोर्स कम होगा, स्पेस यहाँ पे कम हो गया। जितनी चीज़ नज़दीक रहती है उनके आपस में फोर्स ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे एक और टर्म आता है इंटरमोलिक्यूलर स्पेस का, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस का। ये दोनों आपस में इन्वर्सली रिलेटेड हैं। इंटरमोलिक्यूलर स्पेस और इंटरमोलिक्यूलर फोर्स आपस में क्या है, इन्वर्सली रिलेटेड है। 2 मॉलिक्यूल्स के बीच की स्पेस यानी कि दूरी जितनी कम होगी उनके बीच फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा, है ना। ये दोनों आपस में क्या है, इन्वर्सली रिलेटेड है। ये जितना कम होगा फोर्स उतना ज़्यादा होगा। तो अगर फोर्स ज़्यादा है 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा है, तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होने की वजह का क्या होगा कि वो पास पास रहेंगे, और मॉलिक्यूल जितने पास रहेंगे वो पास होकर के एक कॉन्क्रीट फिगर बनाएंगे, एक मजबूत फिगर। तो जितने पास रहते हैं, जितना पास होकर कंबाइन रहेंगे, इस तरीके से जो शेप बनता है उसको सॉलिड बोलते हैं, वो हमारा सॉलिड स्टेट होता है। इससे थोड़ा सा कम होगा इंटरमोलिक्यूलर फोर्स तो लिक्विड स्टेट होता है। और जिसमें इंटरमोलिक्यूलर फोर्स बिल्कुल ही कम होता है जिन मॉलिक्यूल्स में, तो वो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर जो स्टेट बनाते हैं वो हमारा गैसियस स्टेट कहलाता है। और हमें यहाँ पे गैस के बारे में पढ़ना है। चलिए ये देखते हैं। तो ये हो गया हमारा आपका इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। अब आते हैं हम गैस की जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अच्छा, सबसे पहला प्रॉपर्टी होमोजीनिटी है। अच्छा, होमोजीनिटी समझने से पहले अब ये समझ लीजिए, होमोजीनियस इक्वेशन, सॉरी होमोजीनियस मिक्सचर। एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। 2 टाइप्स के मिक्सचर पाए जाते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इनमें क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसमें यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होगा, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। और ये क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। मतलब यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, मीन्स यकसा, है ना। उर्दू में क्या बोलते हैं इसको, यकसा। मतलब यकसा तौर पर हर तरफ से आप इसको देखोगे तो ये आपको देखने में सेम दिखेगा, कहीं से भी इसमें कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो उस तरीके का जो मिक्सचर होता है वो आपका क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो आपका हो गया नॉन यूनिफॉर्म, मतलब हर तरफ से यकसा नहीं होगा, वो आपका गैर यकसा होता है, उसको आप अलग
वो आपको देखने में डिफरेंट दिखेगा। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं एक सा इसका होमोजेनियस कॉम्पोजिशन का बताऊं तो वाटर प्लस शुगर, वाटर और शुगर को आप मिला दो, चीनी पानी, तो यहाँ एक मिक्सचर आपको मिलेगा। तो ये जो मिक्सचर मिलता है, आप चीनी पानी को घोल करके देखें, उसके अंदर चीनी जब पूरा घुल जाता है तो क्या घुलने के बाद पानी के अंदर चीनी आपको दिखता है? दिखता है? नहीं नज़र आती है चीनी, बट एक चीज़ ये नज़र आता है कि हाँ उसमें कुछ घुला है, यूनिफॉर्मली हर तरफ से हमें बराबर दिखता है। तो ये हमारा एग्जाम्पल होगा होमोजीनियस मिक्सचर का। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इसको आप इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो गया सलाद, जो सैलड बनाते हैं हम लोग, अलग अलग डिफरेंट वेजिटेबल्स को मिला करके, खीरा, टमाटर, गाजर, मूली, प्याज, तो उसमें क्या है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। आप उसको सेपरेट भी कर सकते हो। हाँ, होमोजीनियस मिक्सचर, इसका सेपरेशन बहुत मुश्किल है। चीनी पानी एक बार घुल गया तो फिर उस पानी से चीनी को निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या है, सलाद, इसमें हम हर एक जितने भी उसमें एलिमेंट्स है सबको अलग किया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया हमारा होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब देखते हैं, मैंने इसलिए बताया कि हेट्रोजेनिटी जो ये बात है, हेट्रोजेनिटी ये बोलता है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं आपस में होमोजीनियस मिक्सचर में रहते हैं। अब देखिए, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं आपके, मान लीजिए सारे गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इस तरीके से मोशन में रहती है, जिधर तिधर, मतलब रैंडमली जिधर तिधर भगदड़ कहते हो। जैसे भगदड़ कैसे मस्ती भीड़ में, है ना। अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, एक जगह पे अगर 100 लोग जाके 100 से 10 लोग भीड़ इकट्ठा करके वहाँ आ गई पुलिस अचानक, तो क्या होगा, भगदड़ मचेगा कि नहीं? सारे जिधर तिधर भागेंगे एकदम जैसे तैसे। तो उस तरीके से जो भगदड़ मचती है, जैसे जिधर जिधर आदमी भागता है उसको पता नहीं किधर जाना है, तो उसको बोलते हैं रैंडम मोशन। उस तरीके का जो मूवमेंट है उसको रैंडम मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैंडम मूवमेंट। अब गैस के जो मॉलिक्यूल्स है ये हमेशा रैंडम मूवमेंट में रहते हैं, ये रैंडम मोशन करता है हमेशा जिधर तिधर। और इसके क्या होता है कि आपस में लड़ते भी, ये उससे लड़ेगा, ये इससे लड़ेगा, तो ये रैंडम मोशन। बट क्या बोलने का मतलब ये होमोजेनिटी एक प्रॉपर्टी है कि गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में तो रहते हैं, वो रैंडमली जिधर तिधर जाते हैं, ठीक है, बट वो होमोजेनिटी को बरकरार रखते हैं। मतलब इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके मॉलिक्यूल्स की दूरी हमेशा बराबर रहती है। इनके जो दो मॉलिक्यूल्स की जो स्पेस होगा, हाँ, वो हमेशा बराबर रहती है गैस के मॉलिक्यूल्स की। हमेशा वो लोग अपने एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल का डिस्टेंस उसको लोग मेंटेन हमेशा करते हैं, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग को ये लोग मेंटेन करते हैं। ये वो आपका होमोजेनिटी का प्रॉपर्टी इसका। और अगर होमोजेनिटी में ये भी कि मान लो ये मान लो हाइड्रोजन गैस है आपका, ठीक है, मान लो ये हाइड्रोजन गैस है और इसमें मैंने बाहर से ऑक्सीजन गैस O2 को डाला, तो ऑक्सीजन गैस आएंगे। ऑक्सीजन गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, तो ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल्स जब इसमें आएंगे तो उनके उस ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल्स के आने की वजह कर भी जो हाइड्रोजन गैस के जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस था उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये आपका आ जाएगा बीच में यहाँ पे, बट इनके बीच का जो डिस्टेंस था ये मॉलिक्यूल्स उसमें फ़र्क पड़ेगा? उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपका। तो ये हुआ ओवरऑल होमोजेनिटी। इन डिटेल आपको सारा सेंटेंस नोट्स में लिखे मिल जाएंगे, मैं भी सारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आप चाहो तो आपके पास जो बुक्स है आप उसमें पढ़िए, बुक में भी दिया है। सेकेंड आता है कॉम्प्रेसिबिलिटी। अब देखिए, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, मान लो ये कंटेनर है, इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स है पूरा, तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये ऐसे फैले हुए हैं। इसके प्रॉपर्टी क्या होता है? गैस को हम लोग कंप्रेस के माने होता है दाबना। जैसे स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग आपका इस तरीके का स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग को हम क्या कहते हैं, इस तरीके से कंप्रेस करते हैं तो स्प्रिंग छोटा हो जाता है ना, ऐसा। इसको कंप्रेस करेंगे तो ऐसा हो जाता है छोटा। अब फिर इसको अगर एक्सपैंड करना चाहे इस तरीके से टानेंगे, एक्सपैंड करेंगे तो ये एक्सपैंड भी हो जाता है। तो गैसों में ये प्रॉपर्टी पाई जाती है। मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स को हम चाहे, मतलब इस रूम में मैं भी हूँ, मान लो इस रूम में जितने भी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, उन सारे गैस के मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस करके हम एक कंटेनर में या चाहे तो एक बोतल में उसको रख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी होती है गैस की, ठीक है। और एक्सपेंसिबिलिटी वही है, अगर हमने उसको छोटा कंटेनर में रखा है, अगर उस कंटेनर को हम खोल देते हैं, यहाँ से उसको रास्ता देते हैं निकलने का, तो ये निकल करके पूरे रूम में फैल जाएगा। यानी उसको जितनी जगह मिलेगी वो उतनी जगह में फैल जाएगा। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? एक्सपेंसिबिलिटी। और उसी को अगर हम एक जगह समेट करके ला दें तो उसको क्या बोलेंगे? कॉम्प्रेसिबिलिटी। ना मॉलिक्यूल्स है ना, इसको एक जगह हम कर देते हैं सारा, इसको हम एक छोटा सा कंटेनर में डाल देते हैं, तो क्या हुआ, जितना मॉलिक्यूल्स यहाँ था उतने ही मॉलिक्यूल्स यहाँ पर भी है, बट इसको हमने कंप्रेस करके छोटी सी जगह पर रख दिया।
ऐसा क्यों कर पाते हैं हम? ऐसा करना इसलिए मुमकिन है क्योंकि गैसों के मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काफ़ी कम होता है ना। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी है बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से स्पेस कम है। तो हम अगर स्पेस को कम करेंगे तो फोर्स उनके बढ़ेगा, और फोर्स बढ़ने की वजह करके एक जगह पे आसानी रह सकते। बट अगर इसको हम खुला छोड़ेंगे तो वापस भाग जाएगा ये, ठीक है। तो ये एक साथ दो हो गया हमारा, एक कॉम्प्रेसिबिलिटी हो गई और एक एक्सपेंसिबिलिटी हो गई। मैं बहुत डिटेल में इन कैरेक्टरिस्टिक्स से नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आपके बुक में भी डिटेल लिखी है और इनको समझना काफ़ी आसान है। देन हमारा आता है डिफ्यूजिबिलिटी, यानी कि डिफ्यूज़न। तो देखिए डिफ्यूज़न क्या होता है? डिफ्यूज़न को आप एकदम सिंपल समझ सकते हो बेस्ट एग्जांपल से। मान लो आप रूम में अगरबत्ती कभी जलाए हो घर में, मतलब अपने घर में एक जगह एक कोने पर अगरबत्ती लगा दी, दीवार का वो कोना है, आपने यहाँ पे एक अगरबत्ती लगा दी। तो ये अगरबत्ती जब जलती है तो अगरबत्ती से धुआं निकलता है ना, तो धुआं निकलता गैस है। तो अगरबत्ती उस कोने में है, बट उसका धुआं निकला और धुआं निकल करके पूरा रूम में फैल गया। तो अगरबत्ती उस कोने में थी, बट उस कोने से अगरबत्ती की जो खुशबू थी वो आपको रूम के इस कोने में आप मौजूद हो तब भी आपको उसकी खुशबू महसूस हो रही है। ऐसा कैसे हो पाता है? इसका मतलब ये हुआ कि जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकल रहे हैं अगरबत्ती के, वो आपके रूम में मौजूद गैस के साथ मिल गए हैं, है ना, वो मिक्स्ड हो गए हैं, उसी के वजह का तो आपको उसे खुशबू मिल रही है। तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स है, एक गैस का मॉलिक्यूल का दूसरे गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ मिल जाना, इसी को डिफ्यूज़न बोलते हैं। यही है हमारा डिफ्यूज़न, ठीक है। तब इजी एग्जांपल है। और इसी के वजह का तो आप मतलब जो इतर लगाते हो या कोई परफ्यूम लगा रहे हो, अगर डिफ्यूज़न ना हो तो आपने जो परफ्यूम लगाया है तो उस परफ्यूम की खुशबू तो सिर्फ आप तक रहेगी। डिफ्यूज़न का अमल हो रहा है तभी तो उस परफ्यूम जो आपने लगाया है वो आपके आसपास के गैसों के साथ मिल करके आपकी जो परफ्यूम की खुशबू है उसके गैस के थ्रू दूसरे लोगों तक भी पहुंचती है। तो ये डिफ्यूज़न की वजह कर भी हो, डिफ्यूज़न की वजह कर ही हो पाता है, जिसको डिफ्यूजिबिलिटी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। आगे क्या हमारा लो डेंसिटी। अब देखिए पिछला वीडियो आपने देखा हो तो आपको मालूम होगा डेंसिटी का मीनिंग क्या होता है। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी आप कहोगे मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब डेंसिटी के माने होता है घनापन। तो घनापन हम इसको मेज़र कैसे करेंगे? हम वॉल्यूम लेंगे, किसी चीज़ का यूनिट वॉल्यूम लेंगे, मतलब किसी भी अगर इसको नापना है, मान लीजिए हम 1 क्यूबिक मीटर ले लेंगे, किसी चीज़ के 1 क्यूबिक मीटर लेंगे, देखेंगे कि इस 1 क्यूबिक मीटर जो वॉल्यूम हम लिए हैं गैस का, उसका मास कितना है, वही डिसाइड करेगा उसका डेंसिटी कितना है। मास ज़्यादा आता है इसका मतलब उतना ही ज़्यादा घना है, लेकिन गैस का डेंसिटी लो होता है। ऐसा क्यों? अब देखिए, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके दूर दूर है। तो जब गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं, चलिए तो ये पूरा जो कंटेनर, इस कंटेनर में जितना गैस है ये तो आपका वॉल्यूम हो गया, है ना। हाँ अच्छा, इससे बताने से पहले एक बात बता दूं, वॉल्यूम जो है गैस का कोई अपना डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है। गैस का अपना कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि जो चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ है स्पेस में जितनी जगह लेती है उसी को उसका वॉल्यूम बोला जाता है। तो इसका तो कोई डेफिनेट वॉल्यूम है नहीं। डेफिनेट वॉल्यूम कैसे होगा? ये इतना बड़ा कंटेनर में है, हम इसको एक छोटा सा कंटेनर में डाल देते हैं, ये तो हो जाएगा सब। इसका मतलब क्या हुआ? जब गैस इस कंटेनर में थी तो इसका वॉल्यूम इतना हुआ, इसमें थी तो इसका वॉल्यूम इतना हो जाएगा, क्योंकि ये इतना स्पेस में जगह ले रहा है, ये इतना स्पेस में जगह ले रहा है। इसका मतलब गैस का अपना कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। गैस का वॉल्यूम वही है जो कंटेनर का वॉल्यूम, मतलब गैस जिस कंटेनर में रखी हुई है वही उसका वॉल्यूम है। इस कंटेनर में था तो इस कंटेनर का जो वॉल्यूम होगा यही इस गैस का वॉल्यूम है, और इस कंटेनर का जो वॉल्यूम है ये उस गैस का वॉल्यूम है, ठीक है। चलिए, अब डेंसिटी लो क्यों होती है? यहाँ से एक यूनिट वॉल्यूम आप ले लो, मान लो इतना दूर में फैला हुआ है, मान लेते हैं ये जो पूरा था 100 क्यूबिक, मान लेते जो कंटेनर था इस पूरा कंटेनर का 100 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम था, मतलब 100 क्यूबिक मीटर गैस ये अपने अंदर रख सकती है। हमको एक यूनिट लेना है, 1 क्यूबिक मीटर लिया, 1 क्यूबिक मीटर हम यहाँ से गैस लिया। अब बताइए इतने दूर दूर जो गैस फैले हुए हैं, यहाँ से मैं 1 क्यूबिक मीटर कहीं से भी उठाऊंगा तो उसमें कितने गैस के मॉलिक्यूल्स आएंगे? जरा देखिए कितने गैस के मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं उसमें। जैसे बात है बहुत कम आएंगे, हो सकता है एक भी मॉलिक्यूल्स ना आ पाए। तो मास हमने क्यूबिक मीटर लिया और वॉल्यूम 1 क्यूबिक मीटर लिया, मास क्या बहुत कम हो गया, इसलिए ओवरऑल डेंसिटी लो होती है गैस की। इसमें देखते हैं, इसमें गैस के मॉलिक्यूल, इतने ही गैस के मॉलिक्यूल्स को हमने
करीब रखा है। मान लेते हैं ये जो हमारा छोटा कंटेनर है इसका 10 ही क्यूबिक मीटर का सलाहियत है गैस रखने का। इसमें अगर हम 1 क्यूबिक मीटर लेते हैं इस 10 क्यूबिक मीटर में, तो हमें उम्मीद है कि 1-2 मॉलिक्यूल उसमें आ जाएंगे। मतलब जो उन 1-2 मॉलिक्यूल्स का मास होगा, कुछ तो मास होगा ही उनका, बिना मास के तो मॉलिक्यूल्स है नहीं। तो यही बात है। इसी वजह कर लो डेंसिटी क्यों होती है, आपसे रीज़न पूछेगा क्यों होती है, तो रिजल्ट एक लाइन लिख लेते हैं। लो डेंसिटी क्यों होती है भैया, बिकॉज ऑफ लेस इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, बिकॉज ऑफ मोर इंटरमोलिकुलर स्पेस। इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा होता है और इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होता है। इस वजह का गैस का डेंसिटी आपका लो होता है। गैस का अपना कोई डिफिनिट वॉल्यूम नहीं होता है। गैस के वॉल्यूम पर अभी चर्चा करेंगे, बहुत चर्चा होगा अभी। हाँ, देन इसके बाद प्रेशर ऑफ गैस। प्रेशर क्या होता है बोलिए तो, लास्ट लेक्चर आपने देखा नहीं देखा, जल्दी से जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जल्दी से जाके देखिए। प्रेशर आपका क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। मतलब एक यूनिट एरिया ले लीजिए, एक मखसूस एरिया ले लीजिए, उस एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है वही प्रेशर है। अब मैंने आपको क्या बताया था, कुछ देर पहले मैंने आपको बोला था कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडमली मोशन में होते हैं, रैंडमली मूव करते हैं ना। गैस के जितने मॉलिक्यूल्स हैं आपके, अब ये तो रैंडम मोशन में, जुम्बा जुम्बा मोशन में इधर उधर दौड़ा रहे हैं। इनको पता नहीं है जाना किधर है, कभी इसको मार रहा है, कभी वो खुद को मार रहा है, ये उसको मार रहा है, बस इधर उधर जा रहा है। अब इस केस में जाने की वजह क्या, तो मॉलिक्यूल्स आपस में तो टकरा ही रहे हैं। तो मॉलिक्यूल जिस कंटेनर में रखे हैं, जिस बॉक्स में, जिस बर्तन में वो है, उससे भी तो टकराएंगे ना, उसके वाल से भी टकराते हैं। तो उसके वाल से भी मॉलिक्यूल्स टकराते, आपस में टकरा ही रहे। पगला कैसे, पूरा पगलापन इन लोग मोशन चल रहा है। इसको अगर बोला जाए शॉर्ट में बोल सकते हैं हम लोग पगलापंती मोशन। गैस के मॉलिक्यूल्स को क्या बोल सकते हैं, पगलापंती मोशन। इनको खुद को पता नहीं जाना किधर, रैंडम मोशन हमेशा होते। तो गैस का प्रेशर हम इस रिस्पेक्ट में ही मेज़र करते हैं कि गैस जिस कंटेनर पे रखी हुई है उसकी यूनिट एरिया में वो जितना फोर्स लगा रहा है वही प्रेशर है। प्रेशर का डिफिनेशन ये है, यूनिट एरिया में कितना फोर्स है। अब एरिया ऑफ फोर्स तो चेंज होता रहेगा ना, उस रिस्पेक्ट में कि हमने ऑब्जेक्ट क्या लिया है। यहाँ पर हमारा गैस है, तो गैस के मॉलिक्यूल इस कंटेनर के यूनिट एरिया में, मान लो इस कंटेनर के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया में कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, वो इस गैस का प्रेशर हो जाएगा। और हम इसको ऐसे लिखते हैं, मान लीजिए ये क्या हो जाएगा, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है गैस के मॉलिक्यूल्स के जरिए। किस पर, गैस के मॉलिक्यूल्स के जरिए, गैस के कंटेनर यानी कि गैस का जो वाल है उस पर। ठीक है, समझ आए, कुछ नहीं था। प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है भैया। हमने देखना है कि ये यूनिट एरिया में इसका एरिया ले लेना है कितना है और कितना फोर्स लगाया, प्रेशर निकल जाएगा। अब अगर फोर्स भी निकालना है तो फोर्स निकालने का भी फॉर्मूला है हमारे पास, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। देखना होगा कि इस मॉलिक्यूल्स के पास कितना एक्सेलरेशन है, सबके पास वो ले लेंगे। अब पूरा का मास ले लेंगे, फोर्स आ जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो ये सारी चीज़ें देखेंगे भी हम। अच्छा, यूनिट के बारे में बाद में बात करते हैं, छोड़। इसका अगला जो लेक्चर आएगा जिसमें गैस लॉ हम पढ़ेंगे, उसमें मैं यूनिट के बारे में आपको डिटेल बता दूंगा, यूनिट का कन्वर्जन किस किस तरीके से करना है। देन आए टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर जो है, इस पर एक डिटेल बहस चलेगी पूरा। टेम्परेचर पे मैं अभी ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। बुक में जो आपकी एक लाइन दी हुई है टेम्परेचर की, वो ये है कि जो गैस के जो मॉलिक्यूल, बार बार मैं मिटार क्यों दे रहा हूँ, कि जो गैस के जो मॉलिक्यूल जो रैंडम मोशन कर रहे हैं ना, रैंडम मोशन कर रहे हैं तो कुछ वेलोसिटी के साथ ही कर रहे होंगे अपना। तो इनका जो वेलोसिटी है, सबका वेलोसिटी अलग अलग हो सकता है, मॉलिक्यूल्स का अलग अलग होगा, कोई तेज़ है, कोई कम रफ्तार से चल रहा है। तो उन सब का हम एक एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। और वो जो एवरेज वेलोसिटी है, जो एवरेज वेलोसिटी हमारा जो आएगा गैस के मॉलिक्यूल्स के जरिए, तो वो एवरेज वेलोसिटी कितना काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, वही उस गैस का टेम्परेचर है। ये एक लाइन आपको दी गई है, इसको अभी समझ लीजिए ऐसे ही, इसको भी याद करके रखिए, इस लाइन को अभी रट लीजिए। इस पर आगे में एक डिटेल चर्चा है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस करके एक टॉपिक है, उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे गैस के टेम्परेचर के बारे में। अब जो एवरेज वेलोसिटी आया ना, अब ये एवरेज वेलोसिटी जो जितनी काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, ये काइनेटिक एनर्जी ही असल में क्या होगा, उस गैस का टेम्परेचर होगा।
ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट है आपके क्लास 9 में, रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, मिटाते हैं इसको। चलिए, तो ये आपका जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स था गैस का, ये ओवरऑल हो गया। वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिएगा कि नहीं समझ आया है तो ऐसे समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत आसान है सारे के सारे पॉइंट्स। और आप एक बार अपने बुक से रीडिंग कर लीजिएगा, जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हो उस बुक से एक रीडिंग कर लीजिएगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ। इसके बाद एक एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे हम आपको, जिसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। चलिए, हाँ, तो अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए गैस के। अब उसके बाद एक ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं हम लोग, टोरिसेल्ली एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं टोरिसेल्ली? टोरिसेल्ली एक साइंटिस्ट थे। टोरिसेल्ली एक्सपेरिमेंट, देखो टोरिसेल्ली जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऐसा कंटेनर लिया और उस कंटेनर में उन्होंने पानी रखा पूरा, इसमें उन्होंने भरा पूरा पानी भरा, और एक ग्लास ट्यूब लिया जिसका एक एंड आपका कटा हुआ था। ग्लास ट्यूब आपका होता है ऐसा तरीके का शेप का ग्लास ट्यूब होता है, याद की जाए ना, इस तरह का बचपन में हम लोग खिलौना लेते थे, है ना, खिलौना होता था इस तरह ग्लास ट्यूब, उसके अंदर लिक्विड भरी होती थी और उसको हम लोग अप एंड डाउन करते थे, बड़ा मज़ा आता था। तो इस तरीके का ग्लास ट्यूब लिया और उस ग्लास ट्यूब का ऊपर का एंड काट के हटा दिया, बोले कि हटा दीजिए इसको। और ये जो पूरा ग्लास ट्यूब थी, इसकी जो लेंथ थी, है ना, ये याद रखने वाली चीज़, इसकी लेंथ कितनी थी? 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर इसकी लंबाई थी, वो ऊपर वाला पॉइंट काटने के बाद। इसमें उन्होंने क्या भरा? इसमें उन्होंने मर्क्यूरी भरा। क्या भरा? मर्क्यूरी। मैं पूछ नहीं रहा हूँ कि मर्क्यूरी है, बट मर्क्यूरी एलिमेंट है ये, जिसका सिंबल है Hg, मर्क्यूरी। इसमें उन्होंने मर्क्यूरी को भरा, पूरा भरा मर्क्यूरी को एकदम, कितना 100 सेंटीमीटर था ना इसके, 100 सेंटीमीटर तक पूरा इसको फिल कर दिया। अब उसके बाद क्या किया इन्होंने, इसको ऐसे पकड़ा, ऐसे पकड़ा, उन्होंने ऊपर के जो पॉइंट था उसको अपने फिंगर से पूरे तरीके से बंद किया, इस तरीके से बंद किया कि बाहर ना निकले। इसको ऐसे बंद किया, फिर उसको उल्टा घुमा दिया, ऐसे किया, उसको उल्टा घुमाए, फिर ऐसे पकड़े, ये ऊपर, मतलब ये जो एंड था ऊपर वाला एंड, ये आपका ऐसे हो गया, ये आपका ऐसे हो गया नीचे की तरफ। ये पूरा मर्क्यूरी थे इसमें, बट क्या था, यहाँ पर फिंगर थी, फिंगर के तहत इसको, फिंगर की मदद से इसको, फिंगर के हेल्प से इसको यहाँ पर पूरा लॉक किया गया कि मर्क्यूरी इसके बाहर ना आए। उसका क्या किया, इसको उठाया यहाँ से लेके यहाँ लेके आ गया इस कंटेनर के अंदर जिसमें वाटर था। इस कंटेनर में कुछ नहीं, इस कंटेनर में हमारा वाटर है, नॉर्मल जो वाटर हम यूज़ करते हैं वही है, और इसको ला करके इसमें रख दिया, ऐसे मिला करके ऐसे रख दिया। अगले लेक्चर से ना मैं कलर चॉक का यूज़ करूँगा, ठीक है, इसमें बड़ी दिक्कत होती है, सारे के सारे वाइट दिख रहे हैं। अगले लेक्चर से इंशाल्लाह मैं कलर चॉक लाऊंगा। तो ये क्या हो गया, अब इसमें उन्होंने ऐसा किया, ये उठाया, इसको ला के यहाँ रख दिया। अब क्या देखा उन्होंने, अब इसमें लिक्विड भरी हुई है, ये मर्क्यूरी है। तो एक चीज़ हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ है अर्थ पर, उसके ऊपर क्या लगता है, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है, GF लिखते हैं शॉर्ट में, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ एक्ट करता है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह कर क्या होगा कि जो मर्क्यूरी है इसमें वो नीचे की तरफ आएगा, और नीचे की तरफ आके इसमें वाटर के साथ मिलना शुरू होगा, है ना, मिलना शुरू होगा। तो मिलना शुरू हुआ, नीचे गिरते गए, लेकिन उन्होंने देखा कि एक टाइम के बाद आकर के ये मर्क्यूरी पानी में गिरना बंद हो गया, पानी में गिरना बंद हो गया। पता नहीं क्या हुआ उसको, बट गिरना बंद हो गया। तो ऐसा हुआ क्यों? ऐसा तो नहीं कि ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर लगना बंद हो गई, ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगी रही है हमेशा, बट फिर भी वो गिरना बंद हो गया। तो देखा गया जब ये हुआ था आपका एक लेवल पे आकर के, मतलब ऊपर का इतना हिस्सा खाली हुआ, इतना मर्क्यूरी गिरा पानी के अंदर, और ये लेवल था हमारा 24 सेंटीमीटर का, मतलब 24 सेंटीमीटर के लेवल में जितनी मर्क्यूरी थी वो पूरी की पूरी मर्क्यूरी क्या हुई, वाटर में आके मिक्सडअप हो गई, मिल गई नीचे तरफ, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे एक्ट कर रहा था, वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, आके गिर गई। बट इसके बाद, इस लेवल के बाद इसने गिरना बंद कर दिया। तो आखिर उसने बंद किया तो कोई ना कोई फोर्स होगा या कोई ना कोई प्रेशर होगा, तभी तो बंद किया, कोई ना कोई तो एक्सटर्नल रीज़न होगा। तो देखा गया कि एक्सटर्नल रीज़न क्या है, इससे ये पता चला कि हमारा एटमॉस्फेयर का भी प्रेशर है।
जिस एटमॉस्फेयर में हम रह रहे हैं इसका भी प्रेशर है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का पता इससे चला क्योंकि अब ये जो रुका है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ने काम करना बंद नहीं किया, ये नीचे की तरफ इसको खींच रहा है, बट ये ऊपर की तरफ उसको, इसका एक एक्सप्लेनेशन इजीली ये भी हो सकता है कि जो वाटर था ये तो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रहा होगा ना ऊपर की तरफ, तो जिस वक्त ये ग्रेविटेशनल फोर्स और ये वाटर जो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा था ये बैलेंस हो गया, जिस वक्त ये दोनों फोर्स बैलेंस हो गए उस वक्त मर्क्यूरी ने गिरना बंद कर दिया। बट उसने किस पोजीशन पर आके गिरना बंद किया, किस पोजीशन पर ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो गए थे, वो लेवल था आपका 76 सेंटीमीटर। 76 सेंटीमीटर, ये जो हाइट थी आपकी पूरी 76 सेंटीमीटर। इसे ये कंक्लूजन निकाला गया कि अगर हमें एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है हमारा बाहर का, कहाँ लिखूँ मैं, यहाँ लिखते ना, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर हमें बैलेंस करना है, टू बैलेंस एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें क्या करना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस करने के लिए हमें एक भैया ट्यूब लेना होगा, उसमें 76 सेंटीमीटर मर्क्यूरी भरनी होगी, तब जा करके हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, ये था ओवरऑल टोरिसेल्ली एक्सपेरिमेंट। टोरिसेल्ली ने यही बताया कि अब लीजिए तो ये जिस हाइट पे आके ऊपर 24 सेंटीमीटर हो गई खाली, और यहाँ 76 सेंटीमीटर तक भरा हुआ था, ये तो जैसा तो ये नीचे आ रहा था। दो चीज़ तब तक मिलती है जब तक दोनों का कॉम्पोजिशन बराबर ना हो जाए। दोनों चीज़ को, दो गैस को आप आपस में छोड़ दोगे मिलने के लिए तो वो तब तक आपस में मिलेगी जब तक दोनों का तो फोर्स बराबर ना हो जाए। तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा था, वाटर भी ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही थी, बट जैसे जैसे ये मिलता गया तो यहाँ तो कॉम्पोजिशन बढ़ता जा रहा था ना, कंसनट्रेशन बढ़ रहा होगा पानी का, तो इसकी वजह से इसका फोर्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा। एक पॉइंट ऐसा है कि ये दोनों फोर्स बराबर हो गई और ये रुकना बंद हो गया। तो जिस हाइट पर रुका वो हाइट था 76 सेंटीमीटर, मतलब 24 सेंटीमीटर खाली हो गया था। और यहाँ से ये कंक्लूजन निकला कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे अगर हमें बैलेंस करना है तो 76 सेंटीमीटर मर्क्यूरी से हम उसे कर सकते हैं। और इसी कंसेप्ट पर बेस करके बैरोमीटर बनाया जाता है। जो बैरोमीटर जो है, बैरोमीटर का इन्वेंशन इन्हीं की देन है। इनकी जो एक्सपेरिमेंट थी ये टोरिसेल्ली साहब की, इसी से हमारा बैरोमीटर बनता है। बैरोमीटर कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? इट इज़ यूज टू मेजर एयर प्रेशर। एयर प्रेशर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और क्या, तो एयर प्रेशर हम इससे नापते हैं। मतलब क्या हुआ कि एक इंस्ट्रूमेंट हमने बना लिया बैरोमीटर, और उसमें 76 सेंटीमीटर के लेवल का मर्क्यूरी रखा हुआ है। मतलब 76 एक लेवल है, इस तरीके से नॉर्मल आप समझ लो ना, ऐसा लेवल बनाया हुआ है। 76 सेंटीमीटर की हाइट तक मर्क्यूरी है। तो जब तक मर्क्यूरी का लेवल यहाँ तक है, इसका मतलब क्या है कि बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो नॉर्मल है, क्योंकि उसी लेवल पर आकर के मर्क्यूरी रुकी थी। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता है या घटता है तो ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा या नीचे की तरफ बढ़ेगा। तो जैसे ही इसमें अप एंड डाउन अगर होता है तो हमें पता चल जाता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंजिंग हुई है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ा है या घटा है। और इसी की बेसिस पर, इसको बुनियाद बनाकर ये प्रेडिक्शन की जाती है कि तूफान आने वाला है कि क्या, क्योंकि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हिलडोल करेगा तो तूफान आता है। ठीक है, ये बात है। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा टोरिसेल्ली एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट आपको लिखा हुआ मिल जाएगा नोट्स में। ठीक है, आप इसको फिलहाल समझने की कोशिश कीजिए। चलिए, हो गया।